हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सबका आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे 9th क्लास का भूगोल विषय और भूगोल विषय के अंतर्गत हमने सेकंड लेसन है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे वो थर्ड लेसन को स्टार्ट करेंगे। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब से एक बार पुनः अपील करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने से स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें। पसंद आता है तो लाइक करें, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करें और इसको शेयर करें। सब्सक्राइब की मैं नहीं कहूंगा क्योंकि हमारा उद्देश्य सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं है, हमारा उद्देश्य इनकम हासिल करना नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि सबके लिए शिक्षा हमारा उद्देश्य है। तो सबसे जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे आप, जितना ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगा। और जितने ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगा, जितने ज्यादा बच्चे इसको देखेंगे, इससे लाभ मिलेगा, तो हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लाइक डिसलाइक या शेयर जरूर करें। चलिए आज हम अपने टॉपिक्स के ऊपर आते हैं। थर्ड लेसन है वो क्या है? थर्ड लेसन का नाम है अफवाह। सबसे पहले हमने जो भी फर्स्ट लेसन किया था भारत स्थिति और आकार के बारे में, सेकंड लेसन किया था भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में, तो उसी तरह से जो थर्ड लेसन है वो अफवाह, जो ड्रेनेज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अफवाह क्या होता है। ठीक है, तो अफवाह जो शब्द होता है, ये शब्द नदी तंत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। नदी तंत्र, ठीक है, रिवर सिस्टम जो होता है उसके लिए अफवाह शब्द का प्रयोग किया जाता है। और नदी तंत्र जो शब्द होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मुख्य नदी व सहायक नदी। ठीक है, कोई भी बड़ी मुख्य नदी है वो और उसकी अन्य छोटी छोटी सहायक नदियां होती हैं, उनसे मिलकर बनता है नदी तंत्र। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक होता है अफवाह द्रोणी। द्रोणी, ठीक है, जिसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं एक प्रकार से। तो अफवाह द्रोणी क्या होती है? कोई भी जो मुख्य नदी है, ठीक है, मान लेते हैं कोई मुख्य नदी है, ये इसके अंदर छोटी छोटी नदियां आकर मिल रही हैं। ठीक है, तो ये जो संपूर्ण जो अफवाह क्षेत्र है इसको कहा जाएगा अफवाह द्रोणी या ड्रेनेज पैटर्न या ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कहा जाएगा। यानी कि मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों से जल ग्रहण करने वाला जो एक क्षेत्र है, एक विशेष क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि एक नदी इधर जा रही है एक उधर जा रही है, नहीं, वन साइड जो फ्लो है उसका बहाव है एक साइड, एक तरफ की ओर, तो वो एक तरफ की अफवाह द्रोणी होगी, नदी द्रोणी होगी, और दूसरी तरफ प्रवाह है तो वो दूसरी तरह की अफवाह द्रोणी होगी। तो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां जिनका एक तरफ प्रवाह होता है तो उसको कहा जाता है अफवाह द्रोणी। ठीक है, तो अफवाह होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नदी तंत्र के लिए, रिवर सिस्टम जो होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और नदी तंत्र किससे मिलता है? बनता है मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर क्या बनता है? नदी तंत्र बनता है। ठीक है, और अफवाह द्रोणी या अफवाह तंत्र क्या होता है कि मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के वन साइडेड, यानी कि एक तरफ से जो जल प्रवाह जो क्षेत्र होता है, उसका जो वाटर कैचमेंट जो एरिया होता है, वो जो संपूर्ण क्षेत्र होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है अफवाह द्रोणी। ठीक है, आ गया इतना समझ में। इसके पश्चात जो ये अफवाह द्रोणी है या अफवाह प्रतिरूप है वो कितने प्रकार का होता है? ठीक है, कई बार हमें सुनने में भी आता है, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर के अंदर, अफवाह प्रतिरूप। प्रतिरूप, ठीक है,
यानी कि कोई भी नदी, ये मुख्य नदी या छोटी छोटी जो उसकी सहायक नदियां होती है, वो किस प्रकार का प्रतिरूप बनाती हैं, किस प्रकार का उनका प्रतिरूप देखने को मिलता है। तो वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रतिरूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है द्रुम आकृतिक, प्रतिरूप, ठीक है, द्रुम आकृतिक प्रतिरूप होता है। एक होता है ऐरीय प्रतिरूप, एक होता है आयताकार प्रतिरूप, ठीक है। इसको ही एक फोर्थ टाइप बना देते हैं, इसका ये पार्ट जैसे जालीनुमा प्रतिरूप जिसको बोलते हैं, ठीक है, उस प्रकार का प्रतिरूप फोर्थ टाइप बना देते हैं। लेकिन हम मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रतिरूपों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले द्रुम आकृतिक प्रतिरूप क्या होता है? देखो, एक मुख्य नदी होती है, ठीक है, एक मुख्य नदी है और उस मुख्य नदी के अंदर अलग अलग क्षेत्रों से छोटी छोटी उसकी सहायक नदियां वो आकर मिलती हैं, ठीक है। और फिर उनसे जो प्रतिरूप बनता है वो कुछ हद तक, ये जो प्रतिरूप दिखाई दे रहा है हमें, ये प्रतिरूप एक प्रकार से वृक्षनुमा है। वृक्षनुमा प्रतिरूप बनता है, यानी कि क्या करती, किस प्रकार की है, एक वृक्ष की आकृति है। जो मुख्य जो नदी है वो तो एक तना हो जाता है वृक्ष का, और जो छोटी छोटी जो सहायक नदियां होती है वो क्या होती हैं, वो इसके टहनियों के रूप में फैली हुई दिखाई देती हैं। तो वृक्षनुमा जो प्रतिरूप होता है, जो मुख्य नदी और उसके अंदर जो सहायक नदियों के आने से मिलकर जो प्रतिरूप बनता है वृक्षनुमा, वो प्रतिरूप क्या कहलाता है, द्रुम आकृतिक प्रतिरूप कहलाता है, ठीक है। सेकंड है ऐरीय प्रतिरूप। ऐरीय प्रतिरूप किस प्रकार से बनता है? कोई भी एक पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, कोई पहाड़ी क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र से विभिन्न दिशाओं के अंदर जो नदियां या जो अपवाद्रोणियां निकलती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रतिरूप बनता है, ये जो प्रतिरूप बन रहा है, ये कंप्लीट, ये पहाड़ी क्षेत्र शिखर से अलग अलग साइड में जो नदी द्रोणियां जा रही हैं एक प्रकार से, वो जो प्रतिरूप बन रहा है वो बन रहा है ऐरीय प्रतिरूप के रूप में, ठीक है। यानी कि एक पर्वतीय शिखर से विभिन्न दिशाओं में अपवाद द्रोणियों के बहाव से जो प्रतिरूप बनता है वो क्या कहलाता है, वो ऐरीय प्रतिरूप कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वो है आयताकार प्रतिरूप। आयताकार कैसे बनता है? एक मुख्य नदी है, उस मुख्य नदी के अंदर विभिन्न दिशाओं से उसकी सहायक नदियां होती हैं, वो इस प्रकार से समकोण पर आकर मिलती हैं, ठीक है, इस प्रकार से वो समकोण पर आकर मिलती हैं। तो जो प्रतिरूप बन रहा है वो प्रतिरूप क्या कहलाएगा, आयताकार प्रतिरूप कहलाएगा। और इस प्रकार का प्रतिरूप उन क्षेत्रों में देखने को मिलता है जहां पे कठोर और कोमल चट्टानें दोनों प्रकार की होती हैं। कठोर चट्टानों पे तो नदियां हैं, जो सहायक नदियां हैं वो आसानी से बह जाती हैं, वो बहती हैं, लेकिन जहां पे कोमल चट्टान आती है वहां पे कटाव के कारण ये अपना घुमाव कर देती है, ठीक है। तो आयताकार रूप से 90 डिग्री एंगल पर ये मिल रही है मुख्य नदी के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रतिरूप बन रहा है वो क्या कहलाएगा, आयताकार प्रतिरूप कहलाएगा। और जालीनुमा प्रतिरूप भी कुछ हद तक इसी प्रकार से जालीनुमा प्रतिरूप बन जाता है इसका, ठीक है। अनेक छोटी छोटी सहायक नदियां हैं वो 90 डिग्री एंगल पर इस पर मिलेंगी तो वो जाली का प्रतिरूप बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो अपवाह प्रतिरूप है वो 3 प्रकार का होता है, द्रुमाकृतिक, ऐरीय प्रतिरूप और आयताकार। बहुत ज्यादा चांस होते हैं द्रुमाकृतिक प्रतिरूप पूछा जाता है, और वो पूछा जाएगा वृक्षनुमा आकृति किस प्रतिरूप की देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से बताना है। इसके पश्चात भारत में जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, या नदी तंत्र हैं या अपवाह तंत्र हैं, उनको 2 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। अपवाह द्रोणी है, इन अपवाह द्रोणियों को 2
भागों में बांटा गया है। वो दो कौन से हैं? एक तो हिमालयन नदियां, हिमालय की नदियां, और सेकंड है प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में जो अपवाह द्रोणी है या ड्रेनेज जो पैटर्न जो है उसको दो अलग अलग भागों में बांटा गया है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। देखो हिमालय से भी नदियां निकलती हैं, प्रायद्वीपीय भारत से बहुत सारी नदियां हैं वो अपवाहित होती हैं। ठीक है, तो उनको अलग अलग हिमालयन नदियों के रूप में हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों के रूप में पहचाना जाता है। हम इन दोनों ही नदियों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग पार्ट्स करके इनका अध्ययन करेंगे। अगर एक में करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो इसको थोड़ा शॉर्ट करके हम सबसे पहले करेंगे वो हिमालयन नदियों की बात करेंगे। हिमालय की जो नदियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। हिमालय से तीन मुख्य नदियां निकलती हैं। एक तो है सिंधु नदी तंत्र, सेकंड है गंगा नदी तंत्र, और थर्ड जो है वो है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो हिमालयन जो नदियां हैं उनको जो उसकी मुख्य नदी है, जो बड़ी नदियां हैं उनके आधार पे उसका विभाजन किया गया है। ठीक है, तो हिमालयन नदियों को तीन अलग अलग तंत्रों में बांटा गया है। एक तो सिंधु नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो इन तीनों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी है वो तिब्बत में मानसरोवर झील है एक। मानसरोवर झील इसके पास से निकलती है। ठीक है, और वो तिब्बत में लगभग 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर के आसपास बहने के पश्चात वो भारत में प्रवेश करती है लद्दाख के अंदर। जम्मू कश्मीर में लद्दाख के अंदर प्रवेश करती है और फिर इसके अंदर जास्कर है या नोबरा है या अन्य छोटी छोटी सहायक नदियां वो मिल जाती हैं। ठीक है, और ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में बहती हुई आगे गिलगिट बलूचिस्तान से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और पाकिस्तान में ये जो अधिकतर जो नदी है ये अधिकतर पाकिस्तान में बहती हुई फिर कहां पे जाती है? ये अरब सागर में पहुंच जाती है। ठीक है, उद्गम स्थल कहां से हुआ? मानसरोवर, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास लगभग 350 किलोमीटर तिब्बत में बहने के पश्चात भारत में ये लद्दाख में प्रवेश करती है और लद्दाख में प्रवेश करने के पश्चात जम्मू कश्मीर राज्य में इसमें कुछ छोटी छोटी सहायक नदियां वो मिलती हैं और फिर बलूचिस्तान और गिलगिट के अंदर ये बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान में बहने के पश्चात ये कहां पे जाती है? अरब सागर के अंदर। इस नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। ठीक है, 2880 किलोमीटर लंबी है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी है वो 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से बनता है सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, तो सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। वो 5 सहायक नदियां कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, ये 5 सहायक नदियां हैं। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। उत्तर से दक्षिण ये
सेम है। सबसे पहले उत्तर में देखो झेलम नदी है, वो जम्मू कश्मीर की जो कश्मीर घाटी है वहां से निकलती है। ठीक है, कश्मीर घाटी से निकलकर ये जम्मू कश्मीर में बहती हुई ये भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ सीमा मनाती हुई ये पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, कहां से निकलती है? कश्मीर घाटी से होती हुई जम्मू कश्मीर में बहकर ये पाकिस्तान में चली जाती है। इसके पश्चात यह आगे जाके चिनाब नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, चिनाब नदी है वो भारत के हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल से निकलती है और ये भी जम्मू कश्मीर में से बहती हुई आगे पाकिस्तान में चली जाती है। और आगे इसमें कौन सी नदी मिलेगी? झेलम। ठीक है, ये तो हो गई झेलम और ये हो गई चिनाब। इसके पश्चात रावी है। देखो चिनाब, रावी और व्यास तीनों ही नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। ठीक है, फिर रावी नदी है वो भी हिमाचल प्रदेश में से निकलती हुई आगे बढ़ती है और पाकिस्तान में जाके ये किस में मिलती थी? चिनाब नदी के अंदर। यानी कि झेलम और रावी है वो चिनाब नदी के अंदर उनका मिलन हो जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो व्यास नदी है वो हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, और व्यास कुंड में से निकलकर ये हरिके बैरेज जो है, हरिके बांध है वहां पे पहुंचती है। और वहां पे इसमें एक अन्य नदी सतलुज नदी, सतलुज नदी का ध्यान देना है। सतलुज नदी मानसरोवर के पास से ही निकलती है। ठीक है, और मानसरोवर के पास से हिमाचल प्रदेश से होती हुई ये भी हरिके बैरेज जो है, बांध है पंजाब के अंदर, वहां पे कौन सी नदी? व्यास और सतलुज का मिलन होता है। ठीक है, यहां पे हरिके बांध है। हरिके बांध। ठीक है, यहां पे कौन सी नदी मिलेगी? व्यास और सतलुज। ठीक है, और ये जो दोनों नदियां मिलकर आगे एक नदी बन जाती है और पीछे से आ रही होती है चिनाब नदी, उसमें चिनाब नदी के अंदर इनका मिलन हो जाता है। ठीक है, और बाद में कंप्लीट चिनाब नदी आगे सिंधु नदी के अंदर मिलती है। ठीक है, तो ऐसे झेलम, चिनाब, फिर रावी, व्यास और सतलुज, सेम उत्तर से दक्षिण इस प्रकार से नदियां, जो 5 नदियां और एक सिंधु नदी है, इनसे मिलकर बनता है कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। इसके अतिरिक्त 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक जल समझौता हुआ था। ठीक है, वो जल समझौता कौन सा था? वो था सिंधु जल समझौता। ठीक है, सिंधु जल समझौता वो 1960 के अंतर्गत। ठीक है, किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। इस समझौते के तहत भारत सिंधु नदी का 20%, कितना? भारत 20% जल का उपयोग करेगा। ठीक है, और पाकिस्तान इसका 80% जल है उसका उपयोग करेगा। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र का जो अधिकतर हिस्सा वो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। तो ये समझौता हुआ 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच, सिंधु जल समझौते के नाम से जाना जाता है उसको। उस समझौते के तहत भारत इसका 20% और पाकिस्तान इसका 80% जल का उपयोग करेगा। लेकिन साथ साथ इस समझौते में एक चीज और रखी गई कि जो सिंधु नदी है, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियां हैं, इसका 80% पाकिस्तान उपयोग करेगा और 20% कौन करेगा? भारत। ठीक है, और नीचे जो 3 और जो सहायक नदियां बचती हैं, रावी, व्यास और सतलुज, ठीक है, इनका 80%
भारत उपयोग करेगा। यानी कि उल्टा हो गया, जो दक्षिण की 3 नदियां रावी, व्यास और सतलुज, इसका 80% वो भारत उपयोग करेगा, 20% पाकिस्तान, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब जो नदियां हैं उनका 80% पाक और 20% भारत इस्तेमाल करेगा, जो जल का बंटवारा हुआ उसके तहत। ठीक है। इसके अतिरिक्त ये पूछ लिया जाए कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है जितनी भी नदियां वो जाकर चिनाब नदी के अंदर मिल रही हैं। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी हुई? चिनाब नदी है, वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है। इसके पश्चात दूसरा जो नदी तंत्र आता है वो गंगा नदी तंत्र आता है। ठीक है। गंगा नदी तंत्र, गंगा और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बनता है गंगा नदी तंत्र। उसकी चर्चा करते हैं। देखो सिंपल सा है, आपको एक बार इस प्रकार से मैप कोई मिलेगा, वैसे बना बनाए मैप आते हैं, उस पे आप इसको करके देखोगे तो ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको केवल इसकी मुख्य जो नदी है उसकी लंबाई याद रखनी है और सहायक नदियां होती है उन चीजों को याद रखना है। एक सिंधु जल समझौते को, ये चीज सिंधु जल समझौता ऐसा नहीं है कि 9th क्लास में आता है। ये चीजें हैं जो समझौते हुए हैं या जो नदियां होती हैं सहायक नदियां, वो परमानेंट हैं। ठीक है। और वो आगे आपके काम आती हैं। कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं, उनके अंदर आप इन चीजों को देखोगे, उनके सामना करोगे एक प्रकार से। दूसरा जो है वो गंगा नदी तंत्र है। गंगा और उसकी सहायक नदियां, सबसे पहले गंगा नदी की बात करते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड के अंदर भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा जो छोटी छोटी अपवाद होती हैं, उनके मिलने से गंगा का निर्माण होता है। ठीक है। गंगा नदी वैसे गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है, जहां से भागीरथी निकलती है और एक तरफ से अलकनंदा निकलती है। ये दोनों मिलती है कहां पे? ये मिलती है देवप्रयाग। उत्तराखंड में एक जगह है देवप्रयाग, वहां पे जाकर ये मिलती हैं अलकनंदा और भागीरथी, और उसके पश्चात इसका नाम पड़ता है गंगा नदी। ठीक है। और गंगा नदी हरिद्वार में, उत्तराखंड में हरिद्वार है, वहां पे मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और मैदानी भाग में प्रवेश करने के पश्चात ये यूपी से होती हुई, बिहार से होती हुई और फिर पश्चिम बंगाल से होती हुई कहां पे जाती है? ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है। इस नदी की गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है। टोटल स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट जो है बंगाल की खाड़ी में, वहां तक इसकी लंबाई वो 2525 किलोमीटर है। लगभग ये 2071 किलोमीटर भारत में अपवाहित होती है। ठीक है। आगे जाके ये बांग्लादेश में भी चली जाती है कुछ इसकी शाखा। तो ये लगभग 2525 किलोमीटर इसकी सबसे लंबी है और 2071 किलोमीटर भारत में अपवाहित होती है। भारत में सबसे बड़ी अपवाद रोणी है वो कौन सी है? वो गंगा नदी है, क्योंकि सिंधु नदी का अधिकतर हिस्सा कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। तो सबसे बड़ा जो अपवाद रोणी है, सबसे बड़ी नदी है भारत की, वो है गंगा नदी। देखो एक चीज और आती है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया हुआ है। ठीक है। और वो कब घोषित किया था? 2008 के अंदर। 2008 में यूपीए सरकार ने इसको नेशनल रिवर का दर्जा दिया था गंगा नदी का, क्योंकि इसमें स्वच्छता के लिए, इसको शुद्ध रखने के लिए इसका राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। एक जगह है उत्तराखंड में यमुनोत्री। ठीक है। यमुनोत्री से एक नदी निकलती है जिसको यमुना नदी कहा जाता है। ठीक है। जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? यमुना नदी, जो यूपी और हरियाणा के बीच सीमा रेखा का कार्य करती है, बॉर्डर निर्धारित करती है। ठीक है। कौन सी नदी? यमुना। यमुना नदी इलाहाबाद के अंदर
इलाहाबाद या जिसको आजकल प्रयागराज के रूप में जाना जाता है, ठीक है, इलाहाबाद में इसका संगम होता है गंगा नदी के अंदर, यमुना नदी है वो मिल जाती है, मिलन होता है यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे, इलाहाबाद यूपी के अंदर। इसके अतिरिक्त दक्षिण से मध्य प्रदेश से एक नदी जो है वो उत्तर की तरफ अपवाहित होती है और वो यमुना नदी के अंदर मिलती है, जो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। वो कौन सी है, वो है चंबल, ठीक है, चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के भोपाल से ही एक नदी निकलती है बेतवा, ये भी यमुना नदी की एक सहायक नदी है। देखो गंगा नदी की सहायक नदी सबसे बड़ी यमुना, और यमुना नदी के अंदर चंबल और बेतवा नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं वो यमुना नदी के अंदर मिल जाती हैं, जो इसकी सहायक नदी है यमुना नदी की, ठीक है। इसके अतिरिक्त दक्षिण से एक और नदी है वो गंगा नदी के अंदर मिलती है, वो जो अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश में से ही, यहां से, वो कौन सी है, वो है सोन, सोन नदी जो गंगा की सहायक नदी है, जो इसके राइट साइड में से बहती है। राइट साइड में कितनी हो गई, यमुना, चंबल, बेतवा और सोन, ये नदियां हैं, उसके दाहिनी तरफ से गंगा के अंदर मिलन होता है। इसके अतिरिक्त बाईं तरफ से इसमें एक जो नदी निकलती है वो है शारदा, ठीक है, ये जो नदी है वो शारदा, जिसको ब्लैक रिवर, काली नदी भी कहा जाता है, ठीक है, वो इसके अंदर मिल जाती है, किसके अंदर, गंगा नदी के अंदर। इसके अतिरिक्त इसके अंदर घाघरा जो नदी है उसका भी मिलन होता है, जो नेपाल से निकलती है। गंडक जो है वो भी उसकी एक सहायक नदी गंगा नदी की, और एक जो नदी है वो नेपाल से ही निकल कर आती है और आजकल वो चर्चा में भी है, वो है कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी है वो ऊपरी क्षेत्र से, हिमालयन क्षेत्र से आती है, वो और अपने रास्तों के अंदर बदलाव के लिए जानी जाती है, ठीक है, और बदलाव करती है तो उससे क्या होता है, बिहार के अंदर प्रत्येक वर्ष मानसून सीजन में बाढ़ लेकर आती है, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, जो भारी तबाही मचाती है बिहार के अंदर, ठीक है। तो गंगा नदी जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, कहां से निकलती है, गंगा नदी दो प्रमुख शाखाएं भागीरथी और अलकनंदा के देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलने से इसका नाम पड़ता है गंगा। और गंगा नदी मैदानी भागों में कहां प्रवेश करती है, हरिद्वार के अंदर, ठीक है, और हरिद्वार में प्रवेश करने के पश्चात ये मैदानी भागों में यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाती है। इसके एक साइड सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी यमुना है, जो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, जिसकी लंबाई अगर याद करना चाहो तो वो 1350 किलोमीटर है यमुना नदी की, ठीक है। यमुना नदी की सहायक नदियां चंबल, बेतवा और सोन जो इसके अंदर मिलती हैं, और जो बाईं तरफ से गंगा नदी में मिलती है वो कौन सी है, शारदा, घाघरा, गंडक और कोसी नदी, ठीक है। ये जो संपूर्ण क्षेत्र है, आगे जाके ये जो गंगा नदी है पश्चिम बंगाल में हुबली जो स्थान है वहां पे ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा तो बंगाल से होती हुई जाती है बंगाल की खाड़ी में, और एक शाखा है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है इसकी, ठीक है। तो जो बांग्लादेश में जो शाखा प्रवेश करती है गंगा नदी की, उसको कहा जाता है पद्मा, पद्मा कहा जाता है। और भारत के अंदर जो शाखा रहती है उसको कहा जाता है हुगली नदी, ठीक है, उसको हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी कहां पे, हल्दिया के पास पहुंचकर उसकी दो शाखाएं हो जाती है, एक बंगाल में से अपवाहित होती है और एक बांग्लादेश में चली जाती है, जहां पे इसका नाम क्या पड़ता है, पद्मा पड़ता है, ठीक है।
और आगे जाके ये पद्मा नदी है वो कहाँ मिलेगी, ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर मिल जाती है, तब इसका नाम और चेंज हो जाता है। ये तो है गंगा नदी तंत्र का संपूर्ण क्षेत्र। इसके पश्चात जो तीसरा जो अपवाह तंत्र आता है वो ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र आता है। ठीक है, देखो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी मानसरोवर के पास से ही होता है। 3 नदियां हैं, एक सिंधु, एक सतलज और एक ब्रह्मपुत्र नदी। मानसरोवर के पास से निकलती है ये, और ये तिब्बत में से हिमालय के समानांतर बहती हुई जाती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा नामक स्थान पर लगभग 7756 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गार्ज से ये भारत के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, और फिर अरुणाचल प्रदेश में से होती हुई ये नदी असम से होती हुई आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, इस नदी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से हो नाम, जैसे तिब्बत के अंदर इसका नाम है सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो ही ये नामचा बरवा से भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है दिहांग कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके पश्चात जो ही ये नदी दिहांग है ये असम के अंदर प्रवेश करती है। असम में इसका नाम पड़ता है क्या, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र को किस प्रदेश के अंदर ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि असम के अंदर इसको ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और तिब्बत के अंदर इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो ये बांग्लादेश के अंदर प्रवेश कर जाती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, जमुना कहा जाता है। ठीक है, और फिर वही बात आती है, गंगा जमुना मिलती हैं तो वो जो संयुक्त जो धारा होती है, एक तरफ से गंगा नदी के पद्मा जिसको बांग्लादेश में कहा जाता है वो मिलती है और एक तरफ से जमुना मिलती है, तो ये जो संयुक्त जो धारा है इसकी वो क्या कहा जाएगी, वो मेघना के रूप में जानी जाती है, मेघना कहा जाता है। और ये जो मेघना है या गंगा नदी है ये मिलकर यहाँ पे एक डेल्टा बनाती हैं जिसको कहा गया है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा के रूप में इसको जाना जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसके अतिरिक्त इसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ठीक है, या किस नदी के अंदर वो द्वीप स्थित है, तो वो असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर ही एक द्वीप है जिसको कहा गया है मांजुली द्वीप। ठीक है, मांजुली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी के अंदर स्थित द्वीप है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, वो ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, जो काफी विस्तृत है, जिसके अंदर मांजुली नामक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी स्थित है। इसके अतिरिक्त सिक्किम में से इसमें एक नदी मिलती है, वो है तीस्ता नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अतिरिक्त छोटी छोटी सोबनसरी है या अन्य जो छोटी छोटी नदियां वो ब्रह्मपुत्र के अंदर मिलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो 3 नदी तंत्र थे या अफवाह द्रोणी थी वो हमने किए, कौन से थे, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो हिमालयन नदियों का एक हिस्सा था। सेकंड जो पार्ट है वो है प्रायद्वीपीय नदियां, वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ होती है कि आप इसको एक बार देख लेते हैं,
ठीक है। कितना देखते हैं, जब मन भर जाए तब उसको बंद कर दिया। और देखने से याद नहीं होता है, देखने के साथ साथ उसको नोट करना होता है नोटबुक में, ठीक है। वो चीजें जो किलोमीटर में है या वो चीजें जो सहायक नदियां होती है वो हमें ऐसे याद नहीं होती, हम उसको 2-3 बार लिख के देखेंगे तब याद होंगी। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि एक बार देखें, फिर उसको नोट डाउन करें, फिर उसको चेक करें कि सही किया नहीं किया है। उसको 2-3 बार लिख के देखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। और ये वो चीजें हैं जो परमानेंट हैं, जो मिटने वाली चीजें नहीं है, जो आगे भी काम आएंगे आपको, ठीक है। तो इसको आप 2-3 बार वीडियो को देखें, कम से कम जितना समझ में नहीं आए उतना देखने की कोशिश करें। साथ साथ इसमें अगर कहीं कोई मिस्टेक हुई है, जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक हो गई हो, या आपको सही लगता हो मुझे मैंने गलत कर दिया हो, ठीक है, तो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में बेझिझक निडर होके उसके अंदर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आप सबके कमेंट्स का, आप सबके सुझावों का मैं दिल खोलकर स्वागत करूंगा, ठीक है। एक बार आप कमेंट्स कीजिए, आप सुझाव दीजिए कि सर ऐसा ऐसा है, जल्दबाजी में करवा रहे हैं या कुछ जल्दी हो गया है, क्या कुछ कमियां हैं या कुछ वो जो लिखने में प्रॉब्लम है दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं लिख के, ठीक है। तब मुझे पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो कोशिश करें आप कि वो सुधार के लिए मुझे मौका दें आप अपने कमेंट्स के माध्यम से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये अपवाद द्रोणी है। ये जो नदियां जो आज हमने की हैं, इसी प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत की भी बहुत सारी नदियां हैं, वो जो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर के अंदर गिरती हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। तो आप इस प्रकार से अपना समर्थन देते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न कि सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब जिसकी मर्जी हो वो कर देना, लेकिन शेयर ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, लाइक सबसे ज्यादा, क्योंकि मुझे पता चले कि लाइक्स किया तो पसंद आ रही है बच्चों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।